शहर से दूर एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब आदमी अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रमेश गांव के एक ढाबे में काम करता था और उसी से अपना गुजारा करता था। अरे राधा, मैं काम पर जा रही हूँ। आज बहुत देर हो गई है। आज मालिक ने जल्दी आने को भी बोला था। तुम बच्चों का ध्यान रखना। ठीक है जी, लेकिन आज आप थोड़ा अपने मालिक से बात करना पगार बढ़ाने के बारे में। मालिक क्या बोलेंगे पता नहीं राधा, मैं फिर भी बोलकर देखता हूँ। रमेश ढाबे के मालिक रामलाल से पगार बढ़ाने के बारे में बात करता है। मालिक, मेरा थोड़ा पगार बढ़ा दो कृपा करके। 250 रुपया से गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है और महंगाई भी बढ़ रही है। क्या रे, तेरा जबान ज्यादा चलने लगी है। 4-5 बर्तन ही तो साफ करता है, इतने में क्या 1000 रुपए दूं तुझे? काम करना है तो कर, वरना निकल जा यहां से। मालिक, मैं 1000 रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ, बस 100 रुपए पगार बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। अरे चल निकल जा तू काम से गरीब, बहुत जुबान चलने लग गया है तेरा। कल से काम पर मत आना। और सुनो, तुम लोगों में से किसी ने अगर इसकी मदद करने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं। रमेश बस सुन रहा था रामलाल की बातें। उसकी नौकरी जा चुकी थी और वो निराश होकर घर आ जाता है। अब तो रामलाल की डर से कोई गांव में मुझे काम भी नहीं देगा। ये बातें सोचते सोचते रमेश घर आता है। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? अब आ गए हो तो थोड़ा राशन लेकर आना, घर में राशन खत्म हो गया है। अरे मंगेश भाई, मुझे 1 किलो चावल और आधा किलो दाल दे दो। अरे रमेश भाई, आपको मैं कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि आप पहले से ही बहुत उधार ले चुके हैं और कर्ज में नहीं चढ़ा सकता। मेरी भी तो मजबूरी समझो, मेरे भी बाल बच्चे हैं, मेरा भी परिवार है। मैं और कितना कर्ज चढ़ाऊं आप ही बताओ। ठीक है मंगेश भाई, बस आज 1 दिन दे दो, मैं सारे उधार चुका दूंगी। फिर रमेश घर जाकर अपनी बीवी को सारी बातें बताता है। अब तो रामलाल की खौफ से गांव में आपको कोई भी काम नहीं देगा। और मंगेश भाई की दुकान में भी बहुत उधार हो गया है। बस आज 1 दिन के लिए ही उन्होंने राशन दिया है हमें। अब मुझे शहर जाना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए, और वैसे भी शहर में कम मेहनत में ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ, और उन पैसों से हम गांव में अपना कारोबार शुरू करेंगे। पर मैं बच्चों के साथ अकेली यहाँ कैसे रह पाऊंगी? मुझे पता है राधा, तुम्हारे लिए बच्चों के साथ अकेले रहना मुश्किल होगा, क्योंकि मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहा हूं। पर हमारे हालात सुधरने के लिए, बच्चों की भविष्य के लिए मुझे शहर में काम करने जाना पड़ेगा। अगले दिन सुबह होते ही रमेश शहर में जाने के लिए निकल पड़ता है। पूरा दिन चलने के बाद रमेश शहर पहुंच जाता है और फिर वो सोचने लगता है, कैसे भी करके आज मुझे रात गुजारने का इंतजाम करना पड़ेगा, फिर मैं कल काम की तलाश में निकलूंगा। फिर रमेश एक घर के पास जाता है। फिर घर का मालिक बाहर आता है। फिर रमेश उसको बोलता है, भाई मैं गांव से आया हूं और इस शहर में मैं नया हूं। मुझे रात में रुकने के लिए जगह चाहिए। अगर आप मदद कर देते हैं तो आपका बहुत एहसान होगा। अरे भाई, मैं तुमको जानता नहीं पहचानता नहीं। गांव से तो बहुत लोग यहाँ पर काम करने आते हैं, तुम अकेले नहीं हो। मेरा पूरा परिवार यहाँ रहता है। कैसे मैं तुम्हें अंदर घुसने दूं? जहाँ जाना है जाओ, पर यहाँ से तुम निकलो। फिर रमेश कुछ नहीं बोलता है और वहां से चला जाता है। फिर रमेश एक और आदमी के घर जाता है। भाई, क्या मैं तुम्हारे घर रात भर रुक सकता हूँ? रात भर रुकने का मैं तुम्हें किराया भी दूंगा। भाई देखो, मेरा घर बहुत छोटा है और मेहमान भी आए हुए हैं।
तुम यहाँ नहीं रुक सकते। फिर वह आदमी घर के अंदर चला जाता है। ऐसे ही रमेश और घर में जाता है, पर कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है। इसलिए रमेश निराश हो जाता है और सोचता है, इस शहर में कोई भी मुझे रात भर रुकने के लिए जगह नहीं दे रहा है। क्या यहाँ मुझे कोई काम देगा? रमेश ये सब सोच ही रहा था कि उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ती है। रमेश वहां जाता है। फिर वह झोपड़ी से एक बूढ़ी औरत बाहर आती है। अम्मा, मैं इस शहर में काम की तलाश में आया हूँ और रात हो गई है और यहाँ रुकने के लिए कोई मुझे अपने घर में जगह नहीं दे रहा है। क्या आप अपने घर में मुझे एक रात के लिए रुकने दे सकते हो? बेटा, तुमने मुझे अम्मा बोला है। तुम मेरे बेटे जैसे ही हो। मैं तुम्हें अकेला बाहर नहीं छोड़ सकती। तुम अंदर आओ। फिर रमेश उस बूढ़ी औरत के घर के अंदर जाता है। फिर वो अम्मा रमेश से कहती है, बेटा, तुम परेशान मत होना। तुम इस घर को अपना ही घर समझो और जितने दिन चाहो रह सकते हो। अम्मा, इतने बड़े घर में क्या तुम अकेली रहती हो? क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ नहीं रहता? बेटा, कोई नहीं है मेरी इस दुनिया में। शादी की कुछ साल बाद मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया और मेरा एक लड़का था जिसकी बीमारी के कारण मौत हो गया। तब से इस घर में मैं अकेली ही रहती हूँ। तुम दुखी मत हो अम्मा। तुम मुझे अपना बेटा समझो। मैं तुम्हारे साथ हूं ना। बेटा, तू बहुत अच्छा है और तू बहुत भोला भी लगता है। शहर में बहुत ठग रहते हैं। तुम थोड़ा संभल के रहना। ठीक है अम्मा, मैं ध्यान रखूंगा। फिर अगले दिन रमेश सुबह सुबह काम की तलाश में निकल जाता है। रमेश को जल्दी एक दुकान की सेठ काम पर रख लेता है। रमेश बहुत लगन के साथ काम करता है और वह कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं करता है। रमेश की इस ईमानदारी को देखकर वह सेठ उसका तनख्वाह भी बढ़ा देता है। रमेश जितना भी पैसा कमाता है वह कम से कम खर्चा करता है और बाकी बचा हुआ पैसा को एक थैली में रख देता है। फिर वह सोचता है, 2000 रुपया काफी रहेंगे मेरे नए कारोबार खोलने के लिए, और 2000 रुपया होने में बस कुछ दिन ही लगेंगे। फिर उसके बाद मैं गांव चला जाऊंगा अपने बीवी बच्चों के पास। ऐसे ही रमेश बहुत दिन काम करता है और 2000 रुपये इकट्ठा करता है। एक गरीब आदमी के लिए 2000 रुपये बहुत बड़ी रकम है। इसलिए वह बूढ़ी अम्मा से कहता है, मेरा 2000 रुपये इकट्ठा हो गए हैं। मैं सोच रहा हूं अब मैं गांव चले जाऊं, क्योंकि ज्यादा पैसे लेकर मैं घूम नहीं सकता बाहर और घर में रख भी नहीं सकता, क्योंकि आप यहाँ अकेले रहती हो और बाहर शहर में बहुत चोर बदमाश घूम रहे हैं। मैं अपने साथ पैसे रख नहीं सकता और घर में भी पैसे रख नहीं सकता, क्योंकि अगर ये पैसे चोरी हो गए तो बहुत अनर्थ हो जाएगा और मुझे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। इसलिए मुझे अब अपने घर चले जाना चाहिए। बेटा, बात तो तू सही कह रहा है, पर फिर भी कुछ दिन और रुक जा यहाँ पर। अम्मा, रुकना तो मैं भी चाहता हूँ। इन पैसों की वजह से मैं परेशान हूँ, इसलिए घर जाना चाहता हूँ। बेटा, मैं समझती हूँ। तू एक काम कर, इन पैसों को यहाँ के मशहूर सूदखोर धनराज के पास रख दे। उधर तेरे पैसे सुरक्षित रहेगा। फिर तू जब गांव जाएगा तो वो पैसे उससे ले लेना। पर अम्मा, मैं वो सूदखोर पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? क्या पता वह बाद में पैसे देने से इनकार कर दे। बेटा, वो धनराज बहुत भरोसामंद आदमी है। शहर की बहुत से लोग उसी के पास अपने पैसे रखते हैं। तू बेफिक्र होके उसके ऊपर भरोसा कर सकता है। रमेश अम्मा की बातें सुनकर वह सूदखोर धनराज के पास पैसे लेकर जाता है। फिर वह सूदखोर बोलता है, कौन हो तुम? तुम्हें मैं पहली बार यहाँ देख रहा हूँ। क्या काम है तुम्हें? मैं रमेश हूँ। शहर में मैं काम करने आया हूँ। बहुत दिनों से यहाँ काम करके मैंने 2000 रुपये कमाए हैं। उन पैसों को मैं आपके पास अमानत के तौर पर रखना चाहता हूँ। जब तक मैं शहर में काम कर रहा हूँ, कृपया उन पैसों को अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। फिर वो सूदखोर रमेश से पैसे ले लेता है और बोलता है, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारे पैसे मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। तुम जब चाहो अपने पैसे आकर ले जाना। फिर रमेश बेफिक्र होकर अपने घर चला जाता है। रमेश को ऐसे ही काम करते हुए बहुत दिन बीत जाता है और उसको अपने परिवार की बहुत याद आने लगता है और वह अब गांव जाने का निर्णय लेता है।
इसीलिए वह सुदखोर के पास पैसे लेने चला जाता है। हुजूर, मैंने जो आपको 2000 रुपए अमानत के द्वार पर रखने के लिए दिया था वह मैं लेने आया हूं, क्योंकि अब मैं अपना गांव चला जाऊंगा। अरे कौन सा पैसा? कैसा पैसा? तुमने तो मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं। सुदखोर की ये बातें सुनकर रमेश चौंक जाता है और बोलता है, हुजूर, कुछ दिन पहले ही तो मैंने आपके पास 2000 रुपए रखे थे। अरे पगला गए हो क्या? मैं तुमको जानता भी नहीं हूं, तुमसे कब पैसे ली मैंने? और 2000 रुपए तुमने कभी अपनी जिंदगी में देखी भी थी? तुम्हारे जैसे आदमी के पास 2000 रुपए आए कहां से? फिर वो सुदखोर अपने नौकर को बुलाता है और रमेश को मारपीट के बाहर निकालने को बोलता है। उसके बाद उसके नौकर रमेश को बहुत मारते हैं और बाहर निकाल देते हैं। रमेश को दुखी देखकर बूढ़ी अम्मा रमेश से पूछती है, क्या हुआ बेटा, तू इतना दुखी क्यों है? वो साजिशखोर धोखेबाज ने पैसा देने से मना कर दिया अम्मा। उसने बोला कि मैंने उसको पैसे दिए ही नहीं। मेरा सब कुछ लूट लिया उसने। मेरा पूरा मेहनत बर्बाद हो गया। मेरी वजह से सब कुछ हुआ है बेटा। अगर मैंने तुझे उसके पास पैसा रखने के लिए नहीं बोला होता तो ऐसा नहीं होता। मुझे माफ कर दे बेटा। मुझे नहीं पता था कि वो इतना बड़ा धोखेबाज है। नहीं अम्मा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। दोनों बात ही कर रहे थे कि अम्मा की पड़ोसन कुसुम उनके घर आती है। क्या हुआ अम्मा, आप दोनों उदास क्यों लग रहे हो? अरे क्या बताऊं बहन, कितनी मेहनत से काम करके कभी एक वक्त खाना खाता था। एक वक्त नहीं, ऐसे करके मैंने 2000 रुपया कमाया था और वो मेरे हाथ से चला गया। ऐसे ही रमेश सारी बातें कुसुम को बताता है। आप लोग परेशान मत हो, मेरे पास एक तरकीब है। अगर वो काम कर गया तो आपको अपना पैसा वापस मिल सकता है। कैसा तरकीब बेटा? फिर कुसुम अम्मा से एक खाली संदूक मांगती है। अम्मा, ये संदूक लेकर रमेश भैया और मैं सुदखोर के पास चलेंगे। आप भी हमारे साथ चलो। कुसुम सर पर संदूक रखकर बूढ़ी अम्मा और रमेश के साथ सूदखोर के घर की ओर चलने लगती है। जब सूदखोर का घर करीब आ जाता है तब कुसुम बूढ़ी अम्मा से कहती हैं, अम्मा, आप हमारा यहीं पर इंतजार करो और जब तक सूदखोर रमेश भैया के पैसे ना दे दे तब तक आप अंदर मत आना। जैसे ही सूदखोर रमेश भैया के पैसे दे देगा, रमेश भैया आपके पास आ जाएंगे। फिर आप सूदखोर के घर आना और बोलना, बहू बेटा, घर आ गया है और वो तुम्हें बुला रहा है। ठीक है बेटी। फिर कुसुम और रमेश सूदखोर के घर जाते हैं और कुसुम रमेश से कहती हैं, पहले मैं अंदर जाऊंगी, फिर आप कुछ देर बाद अंदर आना। फिर कुसुम सूदखोर के घर के अंदर जाती है। सूदखोर कुसुम के सिर पर संदूक देखकर बोलता है, बहन तुम कौन हो और तुम्हारे सिर पर जो संदूक है इसके अंदर क्या है? मैं सन्नू व्यापारी की पत्नी कुसुम हूँ। इस संदूक के अंदर सोने और हीरे का जेवर है। मेरे पति दूर देश में काम करने गए हैं और ये संदूक में हमारी जमा पूंजी है, इसलिए इसका ध्यान रखना मेरा काम है। पर कुछ दिनों से शहर में हो रही चोरी की खबर से मैं डर गई हूँ और इसको आपके भरोसे आपके पास रखने आई हूँ। इस संदूक देखकर तो लगता है इसमें 1-2 लाख रुपए का जेवर होगा और सन्नू व्यापारी का नाम भी बहुत सुना है इस शहर में। तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकती हो बहन, मैं इसको बेहद संभाल के रखूंगा और मेरे घर कोई चोर चोरी करने से पहले भी 10 बार सोचता है। तुम कभी भी अपने संदूक आकर ले सकते हो, भरोसा करो। पर क्या सबूत है कि मैं आपके ऊपर भरोसा करूं? दोनों बात ही कर रहे थे कि रमेश पीछे से आता है। फिर सूदखोर सोचता है, ये आदमी सही समय पर आया है। इस औरत का भरोसा जीतने के लिए यह आदमी का 2000 रुपये लौटाना पड़ेगा। फिर सूदखोर रमेश को देखकर बोलता है, ये देखो बहन, इस आदमी ने अपनी जमा पूंजी 2000 रुपए मेरे पास रखे थे और ये सुबह लेने भी आया था, पर मैंने इसको पहचान ना पाया और चोर समझकर घर से निकाल दिया। बाद में मुझे इस आदमी का चेहरा याद आया और मैं अपने नौकर को भेजने ही वाला था इसके पैसे लौटाने के लिए। अच्छा हुआ भाई तुम आ गए। फिर वो सूदखोर रमेश को उसका 2000 रुपया लौटा देता है और कुसुम से बोलता है, इस गरीब का पैसा मैंने लौटा दिया। अब तो तुमको यकीन हो गया ना बहन की लोगों के पैसे मेरे पास सुरक्षित रहते हैं। हाँ, आप बड़े नेक और ईमानदार आदमी हो, मैंने अब देख लिया। फिर अपना संदूक दे दो, मैं संभाल के रख देता हूँ। सूदखोर संदूक मांग ही रहा होता है कि तब बूढ़ी अम्मा आ जाती हैं और कुसुम से बोलती हैं, बहू चलो, मेरा बेटा व्यापार से घर आ गया है, वो तुम्हें बुला रहा है। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ जो वो आ गए।
अब हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है और आपको भी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पति खुद अपनी दौलत का ध्यान रख लेंगे। फिर कुसुम संदूक लेकर बूढ़ी अम्मा के साथ वहां से चली जाती है। फिर सुदखोर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अगर ये कमबख्त आदमी अभी नहीं आया होता तो वो दौलत से भरा संदूक मेरा होता। इधर कुसुम घर आकर रमेश से बोलती है, मेरे भाई, इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई मक्कार आदमी नहीं है जिसकी मक्कारी और चालाकी हमेशा कामयाब हो सके। मेरे भाई, बहुत भाग दौड़ कर लिया आपने इस अजनबी शहर में। अभी आप अपने घर जाओ और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहो। धन्यवाद बहन, आप नहीं होते तो मुझे खाली हाथ मेरे गांव लौटना पड़ता। अम्मा, अब मुझे जाने की इजाजत दो। इस अजनबी शहर में तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं ये एहसान भूल नहीं पाऊंगा। इसमें एहसान की क्या बात है बेटा, तू तो मेरा बेटा है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। तू खुश रहे हमेशा। उसके बाद रमेश गांव चला जाता है। रमेश को इतने दिनों बाद देख उसकी बीवी बहुत खुश होती है और बोलती है, अच्छा हुआ आप आ गए, आपके बिना तो मेरा मन नहीं लग रहा था। राधा, तुम परेशान मत हो, अब मैं आ गया हूं। मैं एक मुश्किल में पड़ गया था, भला हो उस महिला का जिसने मुझे इस मुश्किल से निकाला। रमेश सारी बातें राधा को बताता है और फिर कहता है, और मैं शहर में कभी काम करने नहीं जाऊंगा, जो भी करूंगा यहाँ गांव में रहकर करूंगा। उसके बाद रमेश गांव में खुद का एक अनाज बेचने का कारोबार शुरू करता है। कुछ दिन बाद रमेश का कारोबार अच्छा चलने लगता है और उसके गरीबों के दिन दूर हो जाते हैं।